हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे फिलर फॉर्म में। और मैं ज्योति आप लोगों को हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ और आई होप कि इन हॉलीडेज़ में आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो होमवर्क में मैंने आप लोगों को उपन्यास दिए थे कि आप लोग जो है उपन्यास जो है रीड आउट करोगे। तो 13 उपन्यास थे जो मैंने आपको पढ़ने के लिए दिए थे। और आई नो कि सभी स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़े होंगे, बट कुछ एक स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छी तरीके से रीड किया होगा। और आप लोगों को पता है कि हमारी जो इकाई है वो एक चल रही है, और उपन्यास वाली जो इकाई है वो अभी हम इसके बीच में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि फिर एक सेटअप जो है पूरा का पूरा जो एक फ़्लो है वो एक ख़राब हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि जो इकाई एक है वो हम एक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लें, एंड देन उसके बाद हम लोग जो है उपन्यास भी कर लेंगे। ठीक है, मेन पर्पस ये था आप लोगों को अच्छी तरीके से रीड करवाना, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने MCQs वगैरह भी रेडी कर लिए हैं आप लोगों के लिए। बट उससे पहले, जैसा कि आपको पता है कि हॉलीडे से पहले जो क्लासेस हुई थी, तो लास्ट क्लास हमारी जो है हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था ही थी, जिसमें हमने खंडे के बारे में पढ़ा था। टॉपिक तो हमारा यही था कि हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था, खंडे और खंडेतर, ये कर रहे थे हम। लेकिन जो है हमने उसमें खंडे थे उसके बारे में, हमने उसके पार्ट्स जो थे उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ा कि खंडे में जो है स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, और उन्हीं को हमने डिटेल में पढ़ा। जो ध्वनि होती है, हमारे 4 तत्व होते हैं भाषा के: ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ। उसके अंदर जो हमने स्वर्णिम पढ़ा, स्वर्णिम के 2 पार्ट होते हैं, खंडे और खंडेतर, जिसमें हमने स्वर और व्यंजन के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग जो है दोस्तों खंडेतर के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है पार्ट 2। ठीक है, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। खंडे पार्ट 1 है और खंडेतर भाग 2 है। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को पता है रोज क्लास 12 बजे होती है और 12 बजे ही होगी। और सभी को जो जितने भी अभी तक आ गए हैं, सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून एंड राधे राधे। और मुस्कुराते रहिए, इस तरीके से अच्छी तरीके से रीडिंग करते रहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम बिना देरी किए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हमारे 2 पेपर होते हैं UGC नेट में, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आप जो है अच्छी तरीके से करिए। GK की क्लास भी आपको मिल रही है, फर्स्ट पेपर की क्लास मिल रही है, और सेकेंड पेपर तो आपको मैं ही पढ़ाती हूँ, तो वो आप कर सकते हैं। आगे आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है, यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है और इंस्टा अकाउंट है। आप इसे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको सारी डिटेल मिलती रहे। एप्लीकेशन भी आप लोगों को पता है कि एप्लीकेशन है, तो जिन्होंने इंस्टॉल नहीं की है वो प्लीज़ एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, ताकि वहाँ पर आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह दे सकें, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स वगैरह है वो सब दे सकें। तो इस तरीके से आप लोग जो है अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ओके, चलिए, अब जैसा कि आपको पता है सिलेबस, और हम लोग जो है फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं। ठीक है, और फर्स्ट यूनिट में हमारा काफ़ी पोर्शन जो है दोस्तों वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज हमने क्या करना है देखेंगे पहले कि हमने क्या क्या कर चुके हैं। तो मैं आपको दोबारा याद दिला दूं, हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा और उसका विकास, जिसमें हमने हिंदी की पृष्ठभूमि वाला पार्ट पूरा कर लिया, जिसमें हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा पूरा कर चुके हैं। ठीक है, उनका वर्गीकरण वगैरह सब कुछ। उसके बाद हमने हिंदी की भाषाएं, ये सारा कुछ कर चुके हैं हम लोग। खड़ी बोली, ब्रज बोली और अवधि की विशेषताएं पढ़ी है हमने। हिंदी के विविध जो रूप होते हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, दक्कनी और हिंदुस्तानी, ये पढ़ चुके हैं। स्वर्णिम व्यवस्था जो है हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने खंडे के बारे में पढ़ लिया है, खंडेतर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारा पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अगली क्लास आप लोगों को पता है, अगली क्लास मैं ध्वनि की ही रखूंगी। ठीक है, कि हिंदी ध्वनि का वर्गीकरण जो है वो किसके आधार पर हुआ है। तो अगली क्लास हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार होगा। ठीक है, फिर हम लोग ग्रामर में चले जाएंगे, और ग्रामर में बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से डीपली करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था, जिसमें हम खंडे और खंडेतर के बारे में पढ़ेंगे, और ये चल रहा है हमारा पार्ट 2
ठीक है। तो खंडे के बारे में हमने पिछली क्लास में कर दिया था, आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन आज हम किसके ऊपर करेंगे? आज हम डिस्कशन जो करने वाले हैं वो पूरी की पूरी डिस्कशन जो है खंडेतर के ऊपर होगी। तो देखिए आप लोगों को चार्ट नजर आ रहा होगा। हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था, हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था जिसमें स्वर्णिम दो भागों में विभाजित है। कौन कौन से? खंडे और खंडेतर। ठीक है, कौन कौन से पार्ट है? खंडे और खंडेतर, ये दो भागों में विभाजित है। खंडे के आते हैं अंदर स्वर और व्यंजन। तो मैंने स्वर और व्यंजन भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से करवाया है। अगर आप लोगों को ट्री याद होगी तो मैंने आप लोगों को ट्री करवाया था, जिसके अंदर मैंने आपको जो है स्वरों के अंदर तो हमारे पता ही है कि आ आ ई ये सारे के सारे जो हमारे 11 स्वर होते हैं दोस्तों, ये 11 स्वर इसके अंदर आ जाते हैं। और विद प्लस में दो जो है अयोगवाह भी आ जाते हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। ठीक है, तो वो सारे के सारे किसके आते हैं? अनुस्वार जो है ये सारे स्वरों के अंदर आते हैं। तो 11 स्वर हो गए, अयोगवाह के अंदर जो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं दो, वो आ गए, तो टोटल 13 हो गए। व्यंजन की बात करूं तो व्यंजन आपको पता ही है, स्पर्शी व्यंजन, अंतरस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन और संयुक्त व्यंजन से मिलकर पूरा का पूरा जो व्यंजन है उनका सेट बना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा का सारा जो है वो हमारे व्यंजन के अंदर आ जाता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है खंडेतर। अब खंडेतर के अंदर क्या क्या आता है दोस्तों? तो खंडेतर के अंदर आप देख सकते हो अनुतान। अनुतान दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना। अनुतान आप बोलोगे कि मैम आपने उसमें तो सुर लिखा था, तो सुर और अनुतान ये इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वही है अनुतान और सुर। सुरों की बात हम अनुतान के अंदर ही करते हैं। तो अनुतान हो गया, बलाघात हो गया, अनुनासिकता हो गया, संगम हो गया और दीर्घता हो गया। ठीक है, तो ये 5 जो है खंडेतर है जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले आता है खंडेतर स्वर्णिम। ठीक है, क्या है? खंडेतर स्वर्णिम, जिसको अखंडे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अखंडे। तो देखिए कंफ्यूजन नहीं करना बिल्कुल भी। अगर एग्जाम में जो है आपको अखंडे करके भी पूछ लिया या अखंडे स्वर्णिम करके पूछ लिया, तो आप लोग समझ जाना कि ये खंडेतर की ही बात आप लोगों के साथ कर रही है। ठीक है, ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आप सोच रहे होंगे मैम जो है वीडियो में क्यों नहीं आ रही है? तो वीडियो में नहीं आ रही है, मेरा मुंह मत देखो। अब कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन टॉपिक्स में आप लोग जो है पीपीटी से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप पीपीटी से भी जो है समझ लेना। और आई होप आप लोगों ने होली बहुत अच्छी तरीके से मनाई होगी, और मैंने वीडियो भी पोस्ट किया था आप लोगों के लिए, सबके लिए, ताकि आप अच्छी तरीके से जो है समझें और अच्छी तरीके से पढ़ें। तो आई होप आप लोग अब उससे अपने भीतर जो है उत्सव से एक उत्साह पैदा कर दिया होगा आप लोगों ने, और यही जोश आपका बना रहे जब तक आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो है वो क्रैक नहीं होता। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड अच्छी तरीके से करें। जहाँ कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आती है, आप लोग जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरी जो है आईडी है, आप लोग वहाँ पर भी मुझसे जो है बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ जो है आप लोगों को रिप्लाई कर सकती हूँ। तो मेरी आईडी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, राधे ज्योति। राधे ज्योति करके फेसबुक में मेरा अकाउंट है। ठीक है, तो आप राधे ज्योति करके फेसबुक में अकाउंट है, वहाँ पे पहले मेरी पिक लगी थी, अभी वहाँ पे फिलर फॉर्म की पिक लगी होगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा इजीली। ठीक है, कि वो मेरी आईडी है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है, तो आप उसे ज्वाइन करें ग्रुप को, ताकि आप वहाँ पर जो भी मुझसे क्वेश्चन आर करेंगे या आपके पास कोई भी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, तो वो जो है मैं आप लोगों के साथ जो है आप लोगों को इजीली जो है हल कर सकती हूँ। बाकी गूगल मीट भी हमारी होती है, तो गूगल मीट भी होती रहेगी, तो आप लोगों को जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि मैम हमारे साथ नहीं है, मैम हमेशा आप लोगों के साथ है, और जब तक आपका यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक नहीं होता दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ हमेशा रहूंगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो जो है खंडेतर स्वर्णिम की बात कर रहे थे हम लोग, कि इसे अखंडे भी कहा जाता है। ठीक है, तो
तो अब इसके अंदर है क्या कि मतलब क्या है कि मतलब जैसे अब हमने खंडे के बारे में पढ़ा, तो खंडे में क्या है, स्वर और व्यंजन होते हैं, और कई बार हमें जब शब्दों का उच्चारण करना होता है, शब्द बनाने होते हैं, तो स्वरों और व्यंजनों की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी आप सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को आप बनाओगे तो आपको स्वरों की और व्यंजनों की आवश्यकता पड़ेगी वहां पर, ठीक है। तो वो खंडे है। खंडेतर में क्या है, खंडेतर जो है अपने आप में ही स्वतंत्र होता है, ठीक है, अपने आप में स्वतंत्र नहीं, सोचे अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता है, ठीक है। अब क्यों नहीं स्वतंत्र होता, क्योंकि देखो अब हम किसी भी शब्द का प्रयोग करेंगे तो उस शब्द में हमारे स्वर भी होंगे और व्यंजन भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। किसी भी शब्द का अगर हम प्रयोग करेंगे दोस्तों तो उसमें हमारे पास स्वर भी होंगे और साथ ही साथ उसमें हमारे पास व्यंजन भी होंगे। स्वर और व्यंजन मिलकर ही तो हमारा कुछ ना कुछ शब्द बनाएगा। लेकिन उस शब्दों में हमें कुछ ऐसी चीजें चाहिए होती है जो हमारे सेंटेंस को, हमारे अर्थ को क्लियर करे, ठीक है, हमारे अर्थ को जो है क्लियर करे। तो वो क्या काम करता है, वो काम कौन करता है, खंडेतर करता है। जो खंडेतर स्वर्णिम होता है ये वो काम करता है। अब जैसे अनुतान हो गया, बलाघात हो गया, अगर मैं किसी शब्द में बल नहीं दूंगी तो वो बल नहीं दूंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि उस पर्सन को क्या चाहिए, उस व्यक्ति को मुझसे क्या चाहिए, ठीक है। वो पानी मंगा रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, सभी शब्द एक जैसे लगेंगे। तो बलाघात से क्या है कि उस शब्द में ताकत आती है और वो शब्द हमें आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं अनुतान, बलाघात, अनुनासिकता, संगम, दीर्घता, तो ये सारे के सारे शब्द जो है वो स्वतंत्र नहीं है। ये सारे शब्द स्वतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो प्रयोग है वो इनमें अकेला नहीं किया जाता, इनका प्रयोग ही स्वर और व्यंजनों में किया जाता है। आप बताइए, बिना स्वर और व्यंजन के आप इनका प्रयोग कर सकते हो? बलाघात का प्रयोग करने के लिए आपको शब्द की आवश्यकता तो पड़ेगी ना, और शब्द किससे बने, स्वर और व्यंजन को मिलाकर शब्द बना है, ठीक है। तो बलाघात या फिर अनुतान है या स्वर दोगे, कुछ दोगे, उसके लिए आपको शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी। इसीलिए कहा गया है कि ये एक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये खंडे स्वर्णिम पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल ये खंडे स्वर्णिम पर निर्भर करेगा। स्वर्णिम में क्या आ जाता है, हमारा खंडे भाग आएगा जिसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। उन्हीं का प्रयोग तो हम अनुतान, बलाघात, अनुनासिकता, संगम, दीर्घता, इन सब में उनका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा है कि यह मात्रा दीर्घता, सूर, संगम, बलाघात, अनुतान आदि में आते हैं। तो यही चीज मैं आप लोगों को ऑलरेडी जो है क्लियर कर चुकी हूं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये अभिव्यक्त और अविभाज्य है। तो क्या है, अविभाज्य है, ठीक है। तो क्या है, ये अव्यक्त होते हैं। इनको व्यक्त जो है किया नहीं जा सकता। कैसे व्यक्त किया जा सकता है? सिर्फ जब स्वर व्यंजन, जब हमारे पास कोई शब्द होगा तभी हम अनुतान का इस्तेमाल कर पाएंगे। जब हमारे पास कोई शब्द होगा तभी हम उस शब्द में बलाघात दे पाएंगे। जब हमारे पास कोई शब्द होगा तभी हमें पता चलेगा कि वो कौन सा है, दीर्घता है, उसमें प्रयुक्त स्वर है या फिर वो जो है दूसरा स्वर है। तो क्या हमें ये सब चीजों का प्रयोग तभी हो पाएगा जब हम उनका प्रयोग शब्द में करेंगे, ठीक है। तो ये अभी अव्यक्त होते हैं और साथ ही साथ अविभाज्य भी होते हैं। इन्हें अलग अलग जो है नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट आता है, जैसे कि आपको पता है कि 5 चीजें बताई मैंने आपको, अनुतान, बलाघात, याद कर लीजिए साथ साथ। इसमें से अगर यूजीसी की मैं बात करूं कि यूजीसी में क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, तो इसमें दोस्तों आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, आपसे डायरेक्ट कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आपसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस भी इस तरीके की करनी कि इनडायरेक्टली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ताकि आपको समझ में आए। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इसमें से। तो 5 पॉइंट बताए मैंने आपको खंडेतर के, हम इसमें पढ़ेंगे। इस क्लास में हम लोगों ने अनुतान पढ़ना है, बलाघात पढ़ना है, अनुनासिकता पढ़ना है, संगम पढ़ना है और साथ ही साथ हमने दीर्घता पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुतान। अब अनुतान क्या है? अनुतान को सुर लहर भी कहते हैं। तो बिल्कुल इसीलिए मैंने आपको सुर लिखा हुआ था वहां पर, ठीक है, सुर लहर लिखा था या सुर लिखा था आपको उस टाइम पर। तो क्यों कहा जाता है उसको सुर लहर? क्योंकि अनुतान है। अगर आप किसी शब्द में सुर नहीं लगाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्या बात करना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सुरों का मतलब, इसमें मैं कहूँ स्वर जो तंत्रिका होती है उसका सबसे ज्यादा अधिक प्रयोग किया जाता है।
आपका जो कंठ है, आप अपना कंठ देखिए, आपके कंठ जो है, आप कोई भी आवाज निकालेंगे तो आपका कंठ जो है सबसे ज्यादा वाइब्रेट होगा, सबसे ज्यादा हिलेगा आपका कंठ, क्योंकि आप उससे स्वर दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला कि ये सुर लहर भी इसको कहते हैं। सुर लहर समूचे वाक्य पर नहीं होता है, जो भी वैसे वाक्य होते हैं उनमें नहीं होता, क्योंकि सुर केवल घोष ध्वनियां, ठीक है, स्वर तंत्रिका पर अधिक जोर से संभव हो पाता है। तो घोष ध्वनियां, अब ये सारा जो घोष वगैरह है ना, ये सब मैं आपको ध्वनि में पढ़ाऊंगी। जो हमारा अगला टॉपिक है, आपको पता है ना, हिंदी ध्वनियों का टॉपिक है, उनका वर्गीकरण है, तो उस ध्वनियों में ही मैं आपको जो है अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, आघोष, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आप वहां पर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। फिलहाल आप लोगों को बता दूं कि घोष ध्वनियों की बात कर रहे हैं जिनमें हम स्वर तंत्रिका का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं, कि आप कोई शब्द बोले या कोई वाक्य बोले जिसमें आपके कंठ वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, तो उससे आप कहोगे स्वर तंत्रिका। ठीक है, तो यहाँ पर इनको क्या कहा जाता है, अनुतान कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है, हिंदी में स्वर होते हैं, सुर लहर होते हैं, इन दोनों में अर्थ भेद होता है। अब यहाँ पर सुर और सुर लहर दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है, दोनों को यहाँ पर अलग अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि जब हम किसी शब्द, मात्रा, उन सब में क्या होता है, अलग अलग भेद होता है, उनमें अलग अलग तरीके होते हैं किसी भी शब्द को उच्चारण करने में। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप हर शब्द में दोगे, कहीं आप मात्रा पे बल दोगे, कहीं पर आप सुर में बल दोगे, कहीं आप शब्द पर बल दोगे, तो आप अलग अलग तरीके से करोगे, उसको कहेंगे हम सुर लहर। और सुर क्या होता है, सुर तो सीधा आप संगीत गा रहे हैं, सुर गा रहे हैं, तो आप कोई गाना गा रहे हैं तो आप हर शब्द में एक जैसा बल दोगे। ठीक है, तो हिंदी में जो सुर होते हैं वो अलग और सुर लहर अलग, तो इसलिए दोनों में भेद माना जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं, स्वर्णिम माना जाता है। ठीक है, जिनको स्वर्णिम कहा जाता है। यहाँ यह पद और वाक्य दोनों में होता है, तो ये पदों में भी पाया जाता है और साथ ही साथ वाक्यों में भी आपको जो है स्वर्णिम देखने को मिलता है। और अनुतान जो है, मतलब सुर जो है, उनका प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको अनुतान समझ में आया होगा कि जो अनुतान है वो क्या है, ओवरऑल कुल मिलाकर क्या है, सुर। जब आप किसी भी शब्द में, किसी भी वाक्य में, पद में जब आप बल देते हैं और आपका कंठ जो है वो वाइब्रेट होता है, तो वो क्या है, अनुतान है, क्योंकि आपने उस शब्द पर सुर दिया है एक। ठीक है, तो जैसे आप जैसे ये करते हैं ना, सा रे, तो क्या है, ये क्या है, आप सुर दे रहे हैं इनमें। ठीक है, तो ये क्या है, आप यहाँ पर अनुतान का इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर दे रखा है राम राम, अब देखो कितना अलग अलग चीज हो जाती है बोलने के लिए, बोलने में ही कितना आप बोल रहे हैं राम 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 राम। जैसे आप किसी से मिले तो आपने क्या बोला, राम राम भाई, राम राम बहन, है ना, तो राम राम बोला, तो क्या है, पदों को खींच कर बोल रहे हो। ठीक है, पदों को खींच कर आप बोल रहे हो राम 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 राम, मतलब राम को पहले खींचा फिर दूसरे राम को खींचा, तो राम राम। ठीक है, इस तरीके से। और एक आप क्या है, घृणा सूचक दे रहे हो, मतलब जल्दी से बोलना। जब आपने किसी को देखा, बोला अरे राम 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 राम, ये क्या हो गया, राम राम राम, है ना, तो एकदम जल्दी से बोल रहे हो, तो ये क्या है, घृणा सूचक दे रहा है, जल्दी से आप उस शब्द का बोल रहे हो। तो आपका सुर, देखिए सुर का कितना बड़ा प्रभाव होता है कि हम शब्द को उसी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं जिससे। अब आपने बोला राम राम, तो आपको समझ आ रहा है भाई वो मुझे विश कर रहे हैं कि राम राम। जैसे मैं आप लोगों को आकर बोलती हूँ राधे राधे, है ना, तो मैं बोलती हूँ राधे राधे, तो आप सभी के सभी बोलते हैं राधे राधे। और अगर मैंने कुछ वैसी वाली चीजें तो मैं राधे 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 राधे, है ना, तो अलग से एक अलग साउंड आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। तो इस तरीके से राम का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये दोनों पंक्तियों में कहने का जो प्रभाव देख रहे हो आप, बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, उसी तरीके से। अब जैसे क्या है, राकेश बंदूक चुरा कर ले गया, सिंपल, मैंने सिंपल बोला राकेश बंदूक चुरा के ले गया, है ना। और अब मैं क्वेश्चन में उसको बोलूंगी राकेश बंदूक चुरा के ले गया, राकेश बंदूक चुरा के ले गया, तो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ राकेश बंदूक चुरा के ले गया, तो यहाँ पे मैं प्रश्न कर रही हूँ। तो देखो सेंटेंस सेम था, लेकिन बोलने का जो सुर था, जो अनुतान मैंने उसमें लगाया, वो उस शब्द के अर्थ को बिल्कुल बदल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, उसे कहते हैं हम अनुतान। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है बलाघात। क्या आता है, बलाघात। अब बलाघात क्या होता है, बलाघात होता है जिन अक्षरों पर बल पड़ता है उसे बलाघात कहते हैं। अब कोई अक्षर है उस पर आप ज्यादा बल देंगे तो उसे समझ आ जाएगा कि इस शब्द पर ज्यादा बल दिया जा रहा है, मतलब इसको ये चीज चाहिए। ठीक है,
तो बलाघात वाला जो अक्षर होता है या शब्द होता है अन्य अक्षर शब्दों की अपेक्षा सशक्त भी होता है और सबल भी होता है। ठीक है, तो बाकी अक्षरों के प्रति जो है ये ज्यादा सबल होगा क्योंकि आपने उस शब्द में ज्यादा बल दिया होगा। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के लिए, आप उदाहरण से जल्दी समझ जाओगे इसलिए उदाहरण दिए हैं आप लोगों के लिए। जैसे यहाँ पे सामान्य अगर को मैं विद्यालय गया, तो सिंपल बोला मैं विद्यालय गया, सामान्य शब्द था। लेकिन अब मैं पे बल दो, मैं पे बल दो, पढ़ो पढ़ो, आप सभी के सभी पढ़ो इसे, तो कैसे बोलोगे? मैं विद्यालय गया। ठीक है, मतलब सिर्फ मैं ही गया विद्यालय, मैं विद्यालय गया मतलब सिर्फ मैं ही गया और मेरे साथ और कोई नहीं गया, मैं अकेला गया विद्यालय, तो मैं विद्यालय गया, मैं विद्यालय गया। ठीक है, तो क्या है, मैं पे ज्यादा बल दिया गया है इसलिए अपने आप को बोला कि मैं विद्यालय गया। अब यहाँ पे मैं विद्यालय गया, तो यहाँ पे क्या है, विद्यालय पे बल दो, तो विद्यालय, मैं विद्यालय गया मतलब मैं विद्यालय ही गया हूं और कहीं पे नहीं गया। ठीक है, मैं विद्यालय गया तो मतलब मैं सिर्फ विद्यालय ही गया हूं, विद्यालय के अलावा और मैं कहीं पर भी नहीं गया। तो शब्द देखो, अगर मैं वाक्य की बात करूं, वाक्य एक जैसे है लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है। पहले मैंने सामान्य में बोला मैं विद्यालय गया, सिंपल। फिर मैंने मैं पे बल दिया, मैंने कहा मैं विद्यालय गया, मैं विद्यालय गया, तो इस तरीके से बोला तो मैं पे बल दे दिया। फिर मैंने बोला मैं विद्यालय गया, विद्यालय गया, तो मतलब मैं विद्यालय पे ज्यादा बल देना है कि विद्यालय गया, मतलब और कहीं नहीं गया, सिर्फ विद्यालय ही गया हूं मैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके शब्दों से आपका अर्थ कितना भिन्न हो जाता है, कितना बदल जाता है, तो वो किससे होता है, बलाघात से होता है। तो आप कई सारे शब्दों में बलाघात का प्रयोग करते हो, तो घर पे भी आप लोग करते हो, है ना। तो इसी तरीके से चलिए अब आगे चलते हैं। तीसरा आता है हमारे पास अनुनासिकता। ठीक है, तो हमने अनुतान कर लिया, बलाघात कर लिया, आई होप आपको वो समझ में आया होगा। और अब हम कर रहे हैं अनुनासिकता। अब अनुनासिकता मैंने लिखा है यहाँ पर, ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो मैंने लिखा है यहाँ पे स्वतंत्र स्वर्णिम। क्या लिखा है यहाँ पे, स्वतंत्र स्वर्णिम। अब आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बोला, जब आपने खंडितर पढ़ाया तब आपने बोला कि ये तो स्वतंत्र होते ही नहीं है, इनकी तो कोई स्वतंत्र सत्ता होती ही नहीं है। फिर आप अभी यहाँ पे कह रहे हो कि नासिकता जो है स्वतंत्र स्वर्णिम होता है, तो कैसे होता है? देखिए, अगर बाहर से आप लोग देखोगे, एक बाहर से देखोगे और एक भीतर से देखोगे, तो दोनों में डिफरेंस है। अगर आप बाहर से देखोगे तो बाहर से आपके पास स्वर भी है, व्यंजन भी है, वाक्य भी है, पद भी है, शब्द भी है, सब कुछ आपके पास है। तो आप जब उनमें जब आपका शब्द होगा, वाक्य होगा, तभी तो आप इन चीजों का इस्तेमाल करोगे, है ना। तो वो चीज क्या कहलाएगी, वो चीज कहलाएगी कि ये स्वतंत्र नहीं है, इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता जब तक उनमें स्वर और व्यंजन या शब्द या वाक्य नहीं होगा, तो वो स्वतंत्र नहीं है। लेकिन जब हम इसके अंदर की बात करेंगे, मतलब जब हम अनुनासिकता की बात करेंगे कि जो भी शब्द हम बोल रहे हैं अपने नाक से, जब हम कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे कहने का जो तरीका है, शब्द का जो अर्थ है अलग अलग है, उन शब्दों के जब अंदर आप देखोगे तो अंदर बहुत विभिन्नता होती है, अंदर बहुत ही अलग अलग चीज है। तो उसके अंदर जो है स्वतंत्र जो है स्वर्णिम होता है। ठीक है, बाहर वो स्वतंत्र नहीं है क्योंकि उसको वाक्य की जरूरत है, उसे शब्द की जरूरत है, तभी तो हम उसमें बलाघात लगाते हैं, तभी तो हम उसमें अनुतान लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम अंदर की बात करें तो अंदर वो अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, क्योंकि अंदर वो बहुत व्यापक है। मैंने जो है पढ़ाया भी है, फर्स्ट पेपर होता है उसमें पढ़ाया है, तो उसमें मैंने पढ़ाती हूँ कि वो क्या है, एक व्यापक जो है, मतलब मैंने उसमें पढ़ाया है कि जो शिक्षण होता है, आपने शिक्षण अभिवृत्ति किया होगा, तो शिक्षण क्या होता है, आप शिक्षण को दोनों तरीके से देखोगे, एक देखोगे व्यापक तरीके से भी और एक देखोगे संकुचित तरीके से भी। अब व्यापक तरीके से देखोगे तो आप टीचिंग जो है, हर तरफ टीचिंग है आपको। आप कहीं कार सीखने जा रहे हो तो वो आपको कार सिखा रहा है, तो वो भी टीचिंग है। ठीक है, आप कहीं जो है डॉक्टरी का करने जा रहे हो, डॉक्टर बनने जा रहे हो, वो आपको डॉक्टर का काम सिखा रहा है, तो वो भी टीचिंग है। हर तरफ टीचिंग है, तो वो एक व्यापक शिक्षण कहलाएगा। लेकिन जब आप सिर्फ ओनली टीचर की बात करते हो, जब आप सिर्फ और सिर्फ बच्चे और एक शिक्षण और एक अध्येता की बात करते हो, शिक्षार्थी की बात करते हो, तो तब वहां पर क्या होता है, तब वहां पर जो है दो लोगों की बात की जा रही है। इसका मतलब संकुचित जो है शिक्षण की बात की जा रही है। ठीक है,
तो वहीं मैं यहाँ पर भी आपको कहूंगी कि अनुनासिकता में भी दो तरीके की बात की जा रही है, एक व्यापक बात की जा रही है और एक संकुचित बात है। व्यापक में आ जाता है कि बिना स्वर व्यंजन और शब्द और वाक्य के बिना अनुनासिकता का प्रयोग किया ही नहीं जा सकता, तो इसलिए वो स्वतंत्र नहीं है। लेकिन जब हम अनुनासिकता के अंदर देखेंगे तो वो क्या है, संकुचित है और अंदर बहुत ज्यादा व्यापक है, अंदर फैला हुआ है। तो अनुनासिकता के कारण अर्थ में भी क्या हो जाता है, भेद हो जाता है कि हमारे अनुनासिकता के कारण कितने सारे हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रंग, रंग यहाँ पर देखो जो है बिंदी डाल दी मैंने, बिंदी नहीं आनी थी इस वाले में, ठीक है। तो एक रंग में बिंदी नहीं आएगी, एक में आएगी। तो यहाँ पर क्या है, रंग और रंग। अब एक हो गया रग, रग रग, रग रग हो गया, ठीक है, रग रग, रग रग क्या हो गया यहाँ पे, रग रग, कि मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ, है ना, मतलब तुम्हारी हर चीज से मुझे पता है तुम्हारी हर चीज क्या है, तो मैं हर चीज से वाकिफ हूँ, मतलब रग रग से वाकिफ हूँ, वो वाला रग है। और एक है रंग, रंग मतलब क्या हो गया, कलर हो गया। तो इस तरीके से बोलने से कितना ज्यादा अर्थ में भेद आ जाता है। फिर है गोद और गोंद, ठीक है। अब गोद, गोद मतलब गोदी में बैठना, ठीक है। और गोंद मतलब क्या हो गया, चिपकने वाला जो गोंद होता है उसका प्रयोग हम करते हैं तो वो गोंद हो गया, ठीक है। फिर ऐसा हो गया हंस और हंस, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग, एक हंस हो गया और एक हंस हो गया, ठीक है, हंसने वाला हंस हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग शब्द जो है वो प्रयोग लाते, तो उनका अर्थ भी भिन्न हो जाता है हमारे अनुनासिकता से, ठीक है। तो यह स्वतंत्र जो है स्वर्णिम होता है, तो अंदर बहुत ज्यादा व्यापक है पर बाहर से ये संकुचित नजर आता है, ठीक है। तो ये है अनुनासिकता। आई होप आपको अनुनासिकता क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे करते हैं संगम। क्या है, संगम। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होगा, संगम, जिसको हम क्या कहते हैं, संहिता। संगम भी कहते हैं और साथ ही साथ क्या कहते हैं, संहिता। अब इसे भी मैंने क्या कह दिया, इसे भी मैंने कह दिया ये स्वतंत्र स्वर्णिम है। क्यों, क्योंकि संगम संहिता ये भी अंदर से क्या है, अंदर से स्वरों का ही खेल है सारा का सारा। और इसमें क्या होता है कि अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा व्यापक है, बढ़ता जाता है। अब संगम होता क्या है, संहिता होता क्या है, तो वक्ता क्या है, वक्ता एक ध्वनि से, यहाँ पे ध्वनि नहीं आएगा, ध्वनि आएगा। तो वक्ता एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि पर जब जाता है, मतलब एक ध्वनि से जब हम दूसरी ध्वनि पर जाते हैं तब ध्वनि का जाना एक प्रकार से होता है, ठीक है। जब हम एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि में जाते हैं तब ध्वनि का जाना जो है एक प्रकार से नहीं, दो प्रकार से होता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक तो होता है कि दोनों ध्वनियों के बीच कुछ नहीं आना, ठीक है। जब दोनों शब्द है या दोनों ध्वनियां हैं उनके बीच में जब कुछ नहीं आता तो वो हमारा एक तरीका हो गया। एक हो गया जब दोनों ध्वनि के बीच में क्या आ जाएगा, विराम आ जाएगा, ठीक है। माता पिता, माता पिता, भाई बहन, ठीक है। तो इस तरीके से दो शब्द है। लेकिन अगर मैं विराम देकर बोलूं, विराम देकर उन चीजों को बोलूं, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, आपको उदाहरण से अच्छी तरीके से समझ आई। जैसे है तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारे, तो मतलब एक तुम और एक हारे, तो तुम हारे। एक तो तुम्हारे हो गया, तुम्हारे मतलब तुम्हारे बात कर रही हूं। एक है तुम हारे, तुम्हारे मतलब तुम हार गए हो, ठीक है, जीते नहीं हो, तुम हार गए हो, तो तुम हारे, ठीक है। उसी तरीके से हमारे, तो हमारे क्या, हम हारे, तो मतलब हम हार गए हैं, तुम जीत गए हो, हम हार गए हैं। तो इस तरीके से क्या है, शब्दों में ही कहीं कहीं पे हम लोग शब्दों को एक साथ बोल देते तो उसके बीच में कोई गैप नहीं होता, तो वो हो गया तुम्हारे, मतलब दोनों ध्वनियों के बीच में कुछ नहीं आता, तो तुम्हारे बन गया सेंटेंस। जब दोनों ध्वनियों के बीच में विराम आ जाए, मतलब बीच में ब्रेक दे दे, तो क्या हो गया, तुम हारे, तो इसका शब्द का अर्थ ही कुछ और हो जाता है, मतलब तुम हार गए हो, ठीक है। आई होप संगम क्लियर हो गया आप लोगों को। चलो आगे, चलिए अब चलते हैं आगे। अब है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, यहाँ विराम और मौन को ही क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। अब जब आप कहीं पे ब्रेक लगा देते हो किसी सेंटेंस में, किसी शब्द में आप थोड़ा सा विराम ले लोगे या थोड़ी देर चुप हो जाओगे, मौन हो जाओगे, तो उसे आप क्या कहोगे, संगम कहोगे। क्या कहोगे, संगम। और संहिता भी उसे कहते हैं, संगम भी कहते हैं। संगम जो है हमेशा शब्द के बीच में होता है, तो संगम क्या है, शब्दों के बीच में जो है हमेशा होता है, ठीक है। संगम कभी वाक्य में, वाक्यांश के अंत में नहीं होता है। आप हमेशा देखोगे संगम का प्रयोग ज्यादातर स्टार्टिंग में ही किया जाता है, जैसे मैंने बोला ना तुम्हारे, हमारे, तो ऐसी चीजों में ही ज्यादातर प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है।
अंत में कभी भी संगम का प्रयोग नहीं किया जाता। अब क्या है यहाँ पर, यह कुछ विद्वानों ने वाक्य के अंत में विराम को भी संगम कहा है। तो जब कभी कभी हम वाक्य के अंत में विराम लगा देते तो उसे भी किसी ने कुछ वाक्यों ने जो कुछ विद्वानों ने जो है माना है कि वो भी क्या होते हैं, संगम होते हैं। अब उसे क्या कहते हैं, उसे साथ साथ में जो है ठीक है, सीमांतिक भी कहते हैं, सीमांतिक भी कहते हैं, क्योंकि सीमा लग जाती है ना, विराम लग गया मतलब एक सीमा लग गई, एक रोक लग गई आपको। तो यहाँ पर क्या है कि सीमांतिक विराम भी उसे कहते हैं, क्योंकि वहां पर लास्ट में अंत में आप क्या लगाते हो, विराम लगाते हो। और इसे एक और चीज है, आंतरिक नहीं आएगा यहाँ पे, आंतरिक नहीं, इसको कहते हैं आक्षरिक। आक्षरिक, ठीक है, आक्षरिक संगम। आक्षरिक संगम में कैसे, जैसे कि ये है नाला, तो नाला, अब एक नाला, नाला मतलब पता ही आपको, सीवेज वाला नाला, ठीक है, और नाला मतलब मत लेके आ, मत लेके आ भाई, तू मत लेके आ, ठीक है, नाला, ठीक है, तो नाला मत लेके आ। तो इस तरीके से दोनों का अर्थ हो गया। तो ये होते हैं आक्षरिक संगम, जिसमें अक्षरों का है कि अक्षर अलग अलग कर दिए तो उसे हम कहेंगे आक्षरिक संगम। लेकिन अगर आप यहाँ ऊपर देखोगे ना तो इसको कहते हैं शाब्दिक, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शाब्दिक संगम। शाब्दिक संगम, शाब्दिक संगम मतलब शब्द से ही, जैसे तुम्हारा, तुम्हारे, तो तुम्हारे मतलब शब्द की, यहाँ पे शब्द की महत्ता है, और नीचे क्या है, अक्षर की महत्ता है कि अक्षर अलग अलग हो गए और यहाँ पर जो है शब्द जो है वो अलग अलग हो गया। ठीक है, तो दो चीजें आती है संगम के अंदर, शाब्दिक संगम और आक्षरिक संगम। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीजें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हमारा दीर्घता। ठीक है, दीर्घता। अब अच्छा, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को करवाया है दीर्घता भी, अभी अभी छोटे छोटे टॉपिक में अगर हम लोग देखते हैं तो उन चीज़ों में मैं हमेशा आप लोगों को जो है कराती रहती हूँ। तो मैंने जैसे आप लोगों को प्रयुक्त करवाया था, ठीक है, मैंने आपको जो है प्रयुक्त के साथ साथ मैंने आपको हर्षव करवाया था। ठीक है, तो बहुत चीज़ें जो है करवाती हूँ, तो उसमें अब आप लोगों को पता होगा कि उसी में मैंने आपको दीर्घता भी करवाया था, मतलब जिनमें हमें स्वरों में ज़्यादा टाइम लगता है। हर्षव में क्या होता है, हर्षव में हम बहुत जल्दी, तीन चीज़ें होती है ना, हर्षव में क्या होता है, हम बहुत जल्दी सेंटेंस को बोल देते हैं, ठीक है, शब्द को बहुत ही जल्दी बोल देते हैं, कम समय लगता है। और दीर्घ में क्या होता है कि हर्ष से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। और प्रयुक्त में क्या होता है, प्रयुक्त में सबसे ज़्यादा समय लगता है हमें, मतलब जैसे हमने बोल दिया ओम, तो मुंह में ही सारा मतलब जो शब्द है वो आ गया, तो मतलब वो प्रयुक्त हो जाता है। समझ आया? हर्षव में कम समय लगता है, दीर्घता में मतलब हर्ष से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं हम शब्द में, और प्रयुक्त में बिल्कुल ही गुम हो जाता। तो यहाँ पे दीर्घता मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब दीर्घता जो है लेकर आ रहे हैं हम शब्द में। इसको भी हम लोगों ने स्वतंत्र स्वर्णिम कहा है। तो मैंने आपको बताया है कि बाहर से अगर देखें तो हमें हर चीज में ये जो खंडेतर है, खंडेतर कुछ भी नहीं है अपने आप में, बिना खंडे के खंडेतर कुछ भी नहीं है। खंडे होगा मतलब स्वर और व्यंजन होंगे तभी शब्द और वाक्य बनेंगे, और शब्द वाक्य होंगे तभी हम बलाघात, संगम, ठीक है, अनुनासिकता, इन सब चीज़ों का प्रयोग जो है वो कर पाएंगे। दीर्घता का प्रयोग हम कर पाएंगे, शब्दों के बिना नहीं कर पाएंगे। तो बाहर से तो ये स्वतंत्र सत्ता नहीं है, लेकिन जब हम इनके अंदर देखते तो बहुत ही ज़्यादा दीर्घता है। अब यहाँ पर क्या है, व्यंजनों में किसी वर्ण के जो है, किसी
दीर्घता में किसी वर्ण के जो है द्वैत्व मतलब 2 बार पढ़ना होने से ही दीर्घता आती है। मतलब जब हम उसमें 2 बार उसको पढ़ते हैं पढ़ते हैं 2 बार उसको, तो उसमें क्या आ जाती है, दीर्घता आ जाती है। मतलब हम उसको थोड़ा सा लंबा करके पढ़ेंगे, ठीक है। इसके उच्चारण में दुगना समय लगता है, तो ज़्यादा दुगना समय इसके उच्चारण में लगता है, और अर्थ के भेद भी होता है, तो अर्थ भी इसके साथ ही साथ जो है बदल जाता है। तो दीर्घता तो लगेगी ना, है ना। अब एक आप धीरे से जल्दी से फटाफट से कोई शब्द बोल दोगे हर्ष लगाकर, ठीक है, और एक में आप ज़्यादा टाइम लोगे तो दीर्घता तो आएगी ही। उदाहरण के लिए जैसे जैसे यहाँ पे गलत लिख दिया, कट्टा, कट्टा आएगा, ठीक है, तो कट्टा, कटा, ठीक है, एक हो गया। यहाँ पे आएगा, ये भी गलत लिख दिया है, यहाँ पे आएगा कट्टा, कट्टा मतलब बोरी, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, कटा, कटा मतलब किसी से मतलब कट हो जाना, मतलब हट हो जाना किसी से, ठीक है, मतलब अलग अलग रहने लग जाना, हट हो जाना, तो हम बोलेंगे कि ये उससे कट कर रहता है, मतलब हट कर रहता है, अलग रहता है, उसके साथ नहीं रहता है। तो कट, एक तो वो कट हो गया, इधर नीचे ट नहीं आएगा, आधा ट। और एक होता है कट्टा, कट्टा मतलब क्या हो गया, बोरी, तो अब हमने उसमें ज़्यादा दीर्घता ले आए तो वो कट्टा बन गया। उसी तरीके से मिट्टी, मिट्टी मतलब किसी की हस्ती वगैरह, जैसे हम बोलते हैं ना कि इसकी हस्ती जो है कभी नहीं मिट सकती, तो मिट्टी, ठीक है, तो वो वाला मिट्टी। और एक होता है मिट्टी, ठीक है, वो दूसरा वाला मिट्टी हो जाता है, जो मिट्टी जो है होती है रेत, रेत वगैरह जिसे, है ना, तो वो वाली मिट्टी। तो इस तरीके से शब्द में कितनी दीर्घता आने से उसका अर्थ भी क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। रमा, रमा मतलब किसी चीज़ में लीन होना, ठीक है, कि वो किसी चीज़ में जो है लीन हो रखा है, रमा हुआ है, ठीक है। जैसे मीरा जो है कृष्ण के प्रेम में जो है रमी हुई है, ठीक है, लीन हो रखी, रमी हुई है, ठीक है। और एक है रम्मा, रम्मा होता है खोदने का जो औजार होता है, जो वो इस्तेमाल में लेकर आते हैं, है ना, तो उसे खोदने के जो औजार होता है उसको रम्मा कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे शब्द में जब दीर्घता आती है तो हमारा अर्थ भी क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, अर्थ भी पूरा बदल जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये तो इजी टॉपिक्स है, जो ऐसे टॉपिक्स होंगे उन सब में मैं जो है इसी तरीके की क्लास लूँगी आप लोगों के साथ। और जब थोड़े वैसे टॉपिक होंगे जिन्हें मेरे को लगेगा कि हाँ आप लोगों को सामने जो है पढ़ाना चाहिए, तो फिर मैं उसमें जो है बाय फेस आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है। बाकी आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैंने आपको बताया मेरा फेसबुक में अकाउंट है राधे ज्योति करके, आप उसे ज्वाइन करें, उसमें ग्रुप होगा, आप उसे ज्वाइन करें, ताकि वहाँ पर आप जो भी क्वेश्चन करेंगे वहाँ आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको वहाँ पर बहुत कुछ बेनिफिट है, ठीक है, आपको वहाँ पर बहुत बेनिफिट भी है, वो आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी आप जो है पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी आएगी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि आप टेलीग्राम में या यहाँ पर मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को गूगल मीट रखती हूँ, पर गूगल मीट पे भी सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्वाइन नहीं करते हैं, है ना, तो इसीलिए जो है दिक्कत आती है, तो इसीलिए सभी नहीं ज्वाइन कर पाते। पर जो है गूगल मीट नहीं ज्वाइन करते, या जो ऑफिस वर्क करते हैं, जो हाउस वाइफ हैं लेडीज़, तो वो सारी की सारी उन सब की प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने सोचा कि मुझे जो है आप लोगों से बात करने का भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो सो मेरे को लगा कि फेसबुक में आप लोग अगर आ सकते हो तो वहीं पर आप लोगों से बात भी हो सकती है, ठीक है। तो बाकी वहाँ पे कभी कभी लाइव भी आ जाया करूँगी मैं, तो आप लोग वहाँ पर भी जो है मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते। तो यह स्वतंत्र जो है स्वर्णिम होता है, तो दीर्घता होती है, वो मैं चीज़ आपको क्लियर कर चुकी हूँ। स्वरों में जैसे कि आ ई उ, इन 3 जो है दीर्घ स्वर्गों को स्वतंत्र स्वर्णिम माना गया है। किसको, आ को, बड़ी ई को और बड़े ऊ को, ठीक है, आ ई उ ओ, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये देखो कैसे ये 3 जो दे रखे हैं, यही क्या है आपके स्वर्ण को ज़्यादा दीर्घ स्वर बनाते हैं। जैसे कि अर्थ का भेद हो जाता है, जैसे मन और मान, ठीक है, तो मन अलग चीज़ हो गया और मान सामान सम्मान वाला हो गया, ठीक है। हर और हार, ठीक है, तो हर हर अलग हो गया, और हार हार मतलब हार जीत वाला हार हो गया। तो इस तरीके से शब्द में कितनी भिन्नता आ जाती है, और शब्द के साथ साथ अर्थ में भी बहुत ज़्यादा विभिन्नता आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, दीर्घता है शब्दों की दीर्घता है, कि शब्द में जब दीर्घता आती है तो इस तरीके से उसका अर्थ भी बदल जाता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी। देखिए आप हिंदी के स्टूडेंट्स हैं,
ये सब चीज़ें भी आपको एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसीलिए आपको जो है पता होना चाहिए। अब मैंने देखो आपको बहुत इजी तरीके से करवाया, मैंने आपको सारा पार्ट एक साथ नहीं करवाया, ठीक है, मैंने करवाया तो आप लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए मुझे लगा कि मेरे को इसको अलग अलग कर देना चाहिए, इसलिए मैंने खंडे अलग पढ़ाया, खंडेतर अलग पढ़ाया। अब जब अलग पढ़ाया है तो आपको फिर अच्छी तरीके से पढ़ना भी है, ठीक है, क्योंकि मैंने अलग अलग इसीलिए करवाया ताकि आप अच्छे तरीके से उसे पढ़ सको, तो मेन मोटिव पढ़ना है। उसके बाद मैं ध्वनि का जो है वर्गीकरण भी करवा दूंगी आपको, हिंदी ध्वनियों का, और वो भी आप अच्छी तरीके से कर ले। थोड़ा सा पार्ट रह गया, वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अभी किसी भी टाइम पर फॉर्म निकल सकते हैं यूजीसी के, तो बिल्कुल अवेयर रहें, ठीक है, सभी के सभी स्टूडेंट। तो फॉर्म निकल जाएंगे और प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी तरीके से शुरू कर लिए। फर्स्ट पेपर की तैयारी कीजिए, जनरल नॉलेज साथ में रोज रेगुलर रूटीन में कीजिए, और मेरी क्लास रोज रेगुलर अटेंड कीजिए, ठीक है। बेनिफिट उठाओ जितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा और कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा जो आपको इतना सपोर्ट करेगा जितना मैं आप लोगों को कर रही हूँ और बता रही हूँ। आपको हर जगह आप लोगों के लिए ओपन रखा हुआ है कि आप लोग अच्छी तरीके से जो है स्टडी करके इस एग्ज़ाम को क्रैक करें। इसको ऐसा ना टालें कि आप अगले साल इसे क्रैक करेंगे या बाद में क्रैक करेंगे, अभी मतलब अभी, ठीक है। वी वॉन्ट JRF, ठीक है, वी वॉन्ट नेट, वी वॉन्ट JRF, ठीक है। तो सभी के मन में यही एक एम होना चाहिए, यही मोटिव होना चाहिए आप लोगों का कि वी वांट JRF, कि हमें चाहिए JRF, और साथ ही साथ हमें क्या, जिनका नेट का है टारगेट वो लोग नेट क्लियर करें, ठीक है। तो इसी तरीके से बने रहें, पढ़ाई करें अच्छे से। कोई दिक्कत आती, कोई परेशानी आती तो मुझे बताएं। तो प्रश्न है आपका आज का, जिनेंद्र कुमार के जो उपन्यास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो जिन बच्चों ने उपन्यास पढ़ लिए हैं उनको इनका आंसर जरूर पता होगा। तो पहला है त्यागपत्र कल्याणी सुगदा सुनीता, सेकंड है सुनीता त्यागपत्र कल्याणी सुगदा, तीसरा है कल्याणी सुगदा सुनीता त्यागपत्र, और चौथा है सुगदा सुनीता त्यागपत्र कल्याणी। तो इनमें से कौन सा अनुक्रम सही है वो आप मुझे बताओगे। तो जिनेंद्र कुमार की आपको उपन्यासों के नाम पता होना चाहिए और बिल्कुल सीरीज वाइज से पता होना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है लाइक करना ना भूलें, और आपको पता ही है अटेंडेंस देना ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ अगर कोई दिक्कत है, कोई कुछ है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी अच्छी तरीके से चली रही है स्टडी, और आई होप आप लोग फर्स्ट पेपर की अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। फर्स्ट पेपर में भी अगर आपको कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाय, राधे राधे, हैव अ नाइस डे।